हेलो एवरीवन, रेटिना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशंस एक दबंग एमसीक्यू क्लास लेकर आया हूँ, जो कि अभी हाल ही में 25 नवंबर को MPPB मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यापम की तरफ से एक नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है, 25 नवंबर को उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे MCQs, बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे इस व्यापम को क्रैक करने में लिए, और आपको डेफिनेटली ये सिलेक्शन दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये क्लास दबंग क्लास है, दबंग MCQs हैं और दबंग कंटेंट आई एम डिलीवरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो हर बार की तरह इस बार भी हम पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ इस क्लास को कैरी ऑन करेंगे। ओके, हमेशा पॉजिटिव विचारों से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है यहाँ पर। हमेशा पॉजिटिव विचारों से, पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव बैकग्राउंड के साथ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ मोटिवेट होना है हमको, और उस मोटिवेशन के साथ हमको हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पर उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली सर्कल कई सालों से वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, और डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा। तो आप समझ जाइए कि वो इन्वायरमेंट आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। लेकिन आप जहाँ रह रहे, आपका रूममेट, आपका फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपका बैकग्राउंड, आपका इन्वायरमेंट कह रहा है कि नहीं, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, तो समझ जाइए वो आपका इन्वायरमेंट है, वो आपके लिए सूट करता है और वो आपके लिए सूटेबल है। इट मीन्स कि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, यू आर लिव इन द पॉजिटिव इन्वायरमेंट। सो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ इस पॉजिटिव कंटेंट को हम लेंगे, और ये कंटेंट आपको व्यापम ग्रुप 5 में जो 25 को एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें क्रैक कर सकता है। ओके, द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, glycosylated hemoglobin of a 40-year-old client with diabetes mellitus, that is 2.5%, the nurse understands that. देखिए, the glycosylated hemoglobin एक 40 years old clients का जो कि डायबिटीज है उसको, और उसका 2.5%, so the nurse understands that. Okay, so here you can see everyone कि I will give 4 options and you tell me which is the right answer, which is the correct answer, सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, the client can have a higher calorie diet, या उस पेशेंट्स को हायर कैलोरी डाइट की जरूरत है, या उस the client has good control of her diabetes, या उस क्लाइंट का, या उस पेशेंट्स का, या उस मरीज का, या उस रोगी का डायबिटीज कंट्रोल में है। द क्लाइंट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन हर इंसुलिन डोज, या उस पेशेंट को उसके इंसुलिन डोज की जरूरत है, या फिर लास्ट द क्लाइंट हैज पुअर ऑफर डायबिटीज, या पेशेंट का डायबिटीज लेवल है, डायबिटीज या ब्लड शुगर का जो लेवल है वो पुअर कंट्रोल में है। विच इज द राइट आंसर, टेल मी। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बता दूं कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं बच्चों HbA1c। अब HbA1c हम क्यों करते हैं, ये HbA1c आपका इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, प्रीवियस 3 to 4 month
ब्लड शुगर लेवल। तो बच्चों HbA1c जो कि इंडिकेट करता है आपके लास्ट प्रीवियस जो 3 to 4 मंथ्स का ब्लड शुगर लेवल को इंडिकेट कराने का जो काम है वो किसके होगा? HbA1c। अब HbA1c को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। 40 ईयर ओल्ड क्लाइंट से, डायबिटीज मेलाइटस का क्लाइंट से, जिसका HbA1c कितना आ रहा है? 2.5%। नर्स क्या समझेंगी? या ये पैरामीटर्स क्लियर है आपको? ठीक है, नर्स क्या समझेगी कि पेशेंट को हायर कैलोरी की जरूरत है, या पेशेंट्स का गुड कंट्रोल है डायबिटीज मेलाइटस, या फिर उसको इंसुलिन डोज की जरूरत है, या लास्ट उसका डायबिटीज पुअर कंट्रोल में। विच इज द राइट आंसर? गिव मी। ए होगा क्या? बी हो सकता है, सी होगा, या डी? विच इज द राइट आंसर? मैं आपको एक MCQs में मल्टीपल आंसर दूंगा, ठीक है? बस आपको मेरी क्लास में कंटिन्यू बने रहना है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। टिल 25 नवंबर तक हम ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है? बताइए विच इज द राइट आंसर? देखिए, आपको मैं एक और हिंट दे देता हूं, आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। इसको हमने 3 पैरामीटर्स में लिया और यहां पर लिखा हमने बेल कंट्रोल्ड। यहां पर हम लिखेंगे प्री डायबिटीज मेलाइटस, इधर लिखेंगे हम डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है? यदि वेल कंट्रोल्ड है तो आपका क्या बोलना है हमको? मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं, आपको याद रखना है 57, 64 और 65। इसके बाद आपको क्या करना है? लिखिए 57, 64, 65। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको 57, 64 और 65 में पॉइंट लगाना है। 5.7, 6.4 and 6.5. The person who is suffering from diabetes mellitus, so HbA1c is that is 6.5. The person who is suffering from the pre-diabetes mellitus, HbA1c is 6.4. If well controlled है तो 5.7. यदि किसी पेशेंट्स को डायबिटीज मेलाइटस है या फिर होने के बाद में उसका कंट्रोल है तो हम क्या बोलेंगे? 5.7। यदि प्री डायबिटीज, पहले डायबिटीज हो तो हम क्या बोलेंगे? 6.4। लेकिन पेशेंट्स का 6.5 आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। टेल मी, यहां तक क्लियर? टेल मी विच इज द राइट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर? अब ये पैरामीटर्स यदि आपका क्लियर होगा तो आप बता सकते हैं यहां पर 5.7 वेल कंट्रोल्ड, 6.4 प्री डायबिटीज मेलाइटस और 6.5 आपका डायबिटीज मेलाइटस का। क्या होगा आपका आंसर? टेल मी विच इज द राइट आंसर? तो बच्चों आपका राइट आंसर बी, देखिए आप, मैंने कहा आपका बी इज द राइट आंसर। ये जो आपका आंसर है ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? हमने बोला गुड कंट्रोल है इनका, रीडिंग क्या है? 2.5%। यदि वेल कंट्रोल्ड होता तो हम यहां पर क्या बोलते हैं? 5.7। लेकिन प्री डायबिटीज मेलाइटस है तो हम क्या बोलेंगे? 6.4। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस से पेशेंट सफर कर रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट का जो HbA1c आपको देखने को मिलेगा 6.5। इज दैट क्लियर टू ऑल? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। सो ये दीज आर द इंडिकेटिंग पॉइंट्स
और ये किसके पॉइंट्स हमको HbA1c में आपको देखने को मिलेंगे। ये डिनोट करेगा 6.5 डायबिटीज मेलाइटस, ये आपको डिनोट करता है प्री डायबिटीज मेलाइटस, और 5.7 यदि किसी पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का है तो उसका डायबिटीज जो होगा वेल कंट्रोल्ड होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, सो दिस इज द राइट आंसर कि द क्लाइंट हैज गुड कंट्रोल ऑफ हर डायबिटीज। क्यों? कि 2.5%, यदि मोर देन 5.7 होता या 5.7 से ज़्यादा होता तो हम उसमें इंडिकेट कर सकते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज एडमिटेड, देखिए यहां पर क्लाइंट इज एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मतलब देखिए ER में आ गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एंड अ डायग्नोसिस ऑफ मिक्सीडेमा कोमा, मिक्सीडेमा कोमा इज मेड। सो विच एक्शन वुड द नर्स प्रिपेयर टू कैरी आउट इनिशियली? बताइए। पेशेंट्स है, ऑलरेडी बताया कि पेशेंट को एडमिट किया है कहाँ? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किया, पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है? मिक्सीडेमा है, मिक्सीडेमा कोमा। तो नर्स ऐसा कौन सा प्लान प्रिपेयर करेगी, क्या कैरीड आउट करेगी इनिशियली? बताइए। आपको मैं बता दूं यहां पर कि मिक्सीडेमा जो है बच्चों, एक ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम जब डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म जब होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो आपको मिक्सीडेमा मिलेगा। अब यदि मिक्सीडेमा हो सकता है, साथ में क्रिटिनिज्म हो सकता है और गोइटर भी हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्रिटिनिज्म्स अधिकतर जो हमको देखने को मिलता है तो बच्चों वो मिलता है हमको चिल्ड्रन में, लेकिन मिक्सीडेमा हमको मिलेगा अडल्ट में। ठीक है, और ये हाइपरथायरॉयडिज्म का कॉज है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से मिक्सीडेमा होगा। ठीक है, अब ये क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। आपको पता ही है डायबिटीज मेलाइटस जो होती है बच्चों, यहाँ पे दो टाइप्स में होती है। एक डायबिटीज फर्स्ट होती है, डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट, और एक डायबिटीज मेलाइटस सेकेंड होगा। जो फर्स्ट होगी नॉन इंसुलिन डिपेंड नहीं सॉरी जो फर्स्ट है आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट। लेकिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो होती है जिसको हम क्या बोलेंगे? डायबिटीज सेकेंड। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिस पेशेंट्स को इंसुलिन की नीड है, उसको हम बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट। लेकिन नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज सेकेंड या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ओनली डायबिटीज मेलाइटस, ओनली देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट किसको बोलेंगे हम? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज सेकेंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहां तक क्लियर है आपका? अब यदि पेशेंट आपके पास आया तो क्या आपका आंसर होगा? वार्म द क्लाइंट्स, या क्लाइंट को वार्म करेंगे आप। सेकेंड, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। थर्ड, एडमिनिस्टर थायराइड हार्मोन, या फिर आप करेंगे एडमिनिस्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। क्या करेंगे बताइए। यहां पर हमने बोला है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट से ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा तब कब हुआ कि डायबिटीज इसकी ट्रीट नहीं हुई होगी, उस कंडीशन में ये कॉम्प्लिकेशन है हमारा।
हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो यहाँ पे आप यहाँ पर डायग्नोसिस हुआ उसका मिक्सिडेमा, तो नर्स क्या करेगी, क्लाइंट को वार्म करेंगी या एयरवे को पेटेंट एयरवे करेंगी, मेंटेन करेंगी, या फिर थायराइड हार्मोन को एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। नहीं सॉरी, अब मैं बता दूं, आप सब बोल रहे हैं कि थर्ड होगा, थर्ड नहीं होगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सेकंड होगा, नहीं होगा, मैं वो भी बताऊंगा क्यों नहीं होगा। अब आपके पास ओनली यू हैव 2 ऑप्शंस, ए एंड बी, विच इज द राइट आंसर, टेल मी। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जो ये होता है HRT ऑलरेडी देते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी, पेशेंट्स को ऑलरेडी चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्यों कि ये मिक्सिडेमा है। मिक्सिडेमा क्या है, एक हाइपर थायरॉयडिज्म का ही एक कॉम्प्लिकेशन है। ये कॉम्प्लिकेशन कब हुआ, पहले से ही बहुत लास्ट में हुआ होगा, पेशेंट ऑलरेडी HRT ले रहा है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पेशेंट कंटिन्यूस ले ही रहा है, पेशेंट को डायग्नोस ही किया है, तो ये तो पहले से ही चल रहा है। और साथ में फ्लूइड रिप्लेसमेंट डायग्नोस किया गया है, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, देन वार्म द क्लाइंट्स भी नहीं हो सकता। अब यू हैव 1 ऑप्शन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। जो आप क्या कर सकते हैं, आपके एयरवे को मेंटेन करना हो, दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर दिस इज द राइट आंसर कि आपको आपके एयरवे को मेंटेन करना है, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, दैट इज राइट आंसर। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मिक्सिडेमा एंड he or she is admitted to the emergency department. तो what will the nurse? नर्स क्या करेगी, पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करेगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 6 MCQs कराऊंगा, ठीक है। सो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ INC? Who is the president of INC? बताइए। INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल। फर्स्ट मिसेस केएस भारती, सेकेंड डॉक्टर आशा शर्मा, डॉक्टर टी दिलीप कुमार, या फिर डॉक्टर सर्बजीत कौर। विच इज द राइट आंसर? बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि INC का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म होगा यहाँ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC। अब हमने पूछा है कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, क्या मिसेस केएस भारती होंगी, या डॉक्टर आशा शर्मा होंगी, या डॉक्टर टी दिलीप कुमार होंगे, या डॉक्टर सर्बजीत कौर होंगे। विच इज द राइट आंसर? यहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। टेल मी राइट आंसर। इसके बाद में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो यहां पर आपका यदि आंसर है तो मैं आपको बता दूं, सर्बजीत कौर है, वो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ INC, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट? ए भी करेक्ट नहीं, ये सेक्रेटरी है। जो अब आपके पास ओनली यू हैव 2 ऑप्शंस, B and C। C इज द राइट आंसर। तो ये डॉक्टर टी दिलीप कुमार हैं, ये क्या है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, और ये हैं हमारी डॉक्टर आशा शर्मा जो है वाइस प्रेसिडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछते हैं मिसेस केएस भारती तो सेक्रेटरी हैं, यदि सर्बजीत कौर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एंड डॉक्टर टी दिलीप कुमार वाइस प्रेसिडेंट।
डॉक्टर आशा शर्मा वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर टी दिलीप कुमार प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो डॉक्टर टी दिलीप कुमार ही इज द पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी मैंने आपको बताया इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जहाँ से जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, सबको परमिशन नेशनल लेवल पर है लेना। तो यहाँ से आपका करिकुलर डेवलपमेंट्स, आपका सिलेबस, ये सब पूरे डिजाइन जो तैयार करता है वो हमारा आईएनसी करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट डॉक्टर टी दिलीप कुमार, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आशा शर्मा, एंड सेक्रेटरी मिसेस के भारती, एंड डॉक्टर सर्वजीत कौर इज ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली। अब इसमें यदि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे यदि आपसे पूछें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यदि आपसे पूछा कि इसका हेड क्वार्टर इन इंडिया, या कभी कभी क्वेश्चन बनता है वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ आईएनसी इन इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी कहाँ है? ओखला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछते हैं प्रेसिडेंट कौन है, कभी पूछते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कभी पूछते हैं सेक्रेटरी कौन है, कभी को पूछते हैं आपसे ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है, या फिर ये सब नहीं पूछा तो आपसे पूछेंगे कि वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ आईएनसी इन इंडिया, इसका हेड क्वार्टर इंडिया में कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यू दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चों, 100% इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर बात की है आईएनसी की, सो राइट आंसर इज द डॉक्टर टी दिलीप कुमार, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ओके, अब यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारा पैरामीटर्स है। कभी कभी पूछा जाता है TNAI, TNAI क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TNAI? TNAI का मतलब होगा बच्चों ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो मैं बता दूं आपको यहां पर, इसका मतलब होगा ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन आपका होगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TNAI, तो आपका आंसर होगा ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर पूछ लिया जाए कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ TNAI, कौन है? अभी हाल ही में गोवा में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय इलेक्शन हुआ था, तो 5 इयर्स के लिए एक प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है। तो गोवा में जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2018 में, तब वहाँ इलेक्शन हुआ, तो वो प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, the person who is the president of TNAI, प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, अभी करंट में, प्रेजेंट में, ये अभी प्रेजेंट में अभी TNAI के प्रेसिडेंट डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। यदि आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिले, तो यदि आपसे पूछा इसका हेडक्वार्टर, तो आपका क्या आंसर होगा? हेडक्वार्टर पूछा तो आपका क्या बोलेंगे? न्यू दिल्ली। यदि पूछते हैं न्यू दिल्ली में कहाँ है, तो आप यहां पर बच्चों लिखेंगे ग्रीन पार्क। ठीक है, ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली में आईएनसी का हेडक्वार्टर है, सॉरी TNAI का हेडक्वार्टर है। आईएनसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ओखला में है। आईएनसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर टी दिलीप कुमार है। TNAI के प्रेसिडेंट्स डॉक्टर रॉय के जॉर्ज हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है, यदि TNAI की बात कर रहे हैं हम, तो फिर इसमें पूछा जाता है बच्चों SNA या फिर SNAAI, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
अब यहाँ पे ये होगा स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यदि इसके हेडक्वार्टर आपको पूछा तो आपका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली होगा। तो TNAI का हेडक्वार्टर, INC का हेडक्वार्टर और हमारा TNAI, SNAI और INC तीनों के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यदि आपसे पूछे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SNAI, यदि एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा आपको, एस्टैब्लिश्ड ईयर, SNAI का यदि एस्टैब्लिश्ड ईयर पूछा तो आपका आंसर क्या होगा? 1929। यदि आपको TNAI का एस्टैब्लिश्ड ईयर पूछा तो बच्चों आपका क्या आंसर होगा? 1908। बस। तो बच्चों इस MCQs में हमने देखा, मैंने आपसे कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था, हर एक वो कंटेंट डिलीवर करूंगा जो आपको MPPB ग्रुप 5 यानी व्यापम के ग्रुप 5 में वो क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये वो कंटेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकते। TNAI का प्रेसिडेंट डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, INC के प्रेसिडेंट डॉक्टर T दिलीप कुमार, TNAI का फुल फॉर्म ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SNAI का फुल फॉर्म स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, INC का फुल फॉर्म यदि पूछे तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, SNAI का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1929 और यदि आपसे पूछे TNAI का एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो 1908। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके करंट में क्या पूछा है, तो हर एक वो कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रार ऑफ MPNRC। अभी आपके MPNRC या MP नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार या एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है? देखिए, क्या श्रीमती अंगूरी सिंह है, या फिर डॉक्टर योगेश शर्मा है, या फिर श्रीमती जेस्सी फिलिप है, या फिर श्रीमती चंद्रकला दिग्बैया है? विच इज द राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट सिनेरियो का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर पूछा रजिस्ट्रार ऑफ MPNRC। अच्छा, MPNRC का फुल फॉर्म क्या बच्चों? MPNRC का फुल फॉर्म होगा मध्य प्रदेश ओके नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है, ये आपका MPNRC का फुल फॉर्म है। तो MPNRC क्या है? मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। अब पूछा हमने कि हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव या रजिस्ट्रार ऑफ MPNRC। क्या श्रीमती अंगूरी सिंह है, या डॉक्टर योगेश शर्मा है, या जेस्सी फिलिप है, या फिर चंद्रकला दिग्बैया? नहीं। देखिए, पहले जेस्सी फिलिप थी, उसके पहले ये भी रजिस्ट्रार रही हैं चंद्रकला भी, और अंगूरी सिंह भी रजिस्ट्रार रही हैं। लेकिन अभी डॉक्टर योगेश शर्मा को अभी इस काउंसिल का, ये जो काउंसिल है MP काउंसिल हमारे भोपाल में है, जिसको हम MPNRC के नाम से जानते हैं, और ये जो काउंसिल है वो हमारे जवाहर चौक भोपाल में है। इस काउंसिल को अभी कौन देख रहे हैं या कौन एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किया है? तो वो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेज की मान्यताएं रद्द हुई थी। उस समय सुनीता सिजू थी, उस समय हमारे पास सुनीता सिजू थी रजिस्ट्रार ऑफ MPNRC। तो इनको तुरंत वहाँ से हटाया है
और डॉक्टर योगेश शर्मा को वहाँ पर अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। तो अभी करंट में यदि आपसे पूछें कि एडमिनिस्ट्रेटिव या रजिस्ट्रार कौन है एमपी एनआरसी के, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के, तो डॉक्टर योगेश शर्मा। तो डॉक्टर योगेश शर्मा इज द राइट आंसर। देखिए डॉक्टर योगेश शर्मा, ठीक है। अब आपके रेटिना नर्सिंग एकेडमी में 7 नवंबर से, मैं आपको बता दूं, 7 नवंबर से एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप इस बैच को 3 डेज डेमो क्लासेस ले सकते हैं, प्लस सेमिनार दे सकते हैं। आप कोई भी न्यू बैच ज्वाइन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। आप रेटिना की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑन द रेटिना नर्सिंग एकेडमी, या फिर अभी हम व्यापम के लिए, या फिर MP PV ग्रुप 5 की हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज लॉन्च की, टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज को आप 399 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं और आप अपनी किस्मत पर 4 चांद भी लगा सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा जो कि 399 रुपीज़ में आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेंगी। बहुत सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप क्रैक कर सकते हैं व्यापम का एग्ज़ाम, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत ही, देखिए मैंने कहा था आपसे कि बहुत करंट नॉलेज के, करंट है और जनरल नॉलेज के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए विच इज़ हेल्पफुल फॉर द MPPV ग्रुप 5 टू क्रैक। ओके, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? पिछले एग्जाम में पूछा गया है, इवन CHO के एग्जाम में पूछा गया है, MP NHM एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इस बार MP व्यापम के एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर बोला है हमने, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनूप मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा है क्या, या फिर तुलसी सिलावट है, या फिर प्रभुराम चौधरी है? विच इज द राइट आंसर? टेल मी, बताइए विच इज द राइट आंसर? देखिए मैं आपको बता दूं, तुलसी सिलावट नहीं है, अनूप मिश्रा भी नहीं है। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, विच इज द राइट आंसर? टेल मी, किसको लॉक किया जाए? नहीं, नरोत्तम मिश्रा तो भाई गृह मंत्री है, या जिसको आप हो गृह मंत्री हैं अभी करंट में, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। नहीं, डॉक्टर विश्वास, सॉरी, यदि आप विश्वास सारंग की बात करें तो जो विश्वास सारंग है तो ये मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, ये मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर। अब आपके पास एक ही ऑप्शंस, प्रभुराम चौधरी। तो प्रभुराम चौधरी इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी है। ओके, आपको भूलना नहीं है, ये आपको सेम एज इट इज इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप 5 मध्य प्रदेश व्यापम में, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में। ओके, प्रभुराम चौधरी। ओके, देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल
ऑफ इंडिया, जिसको हम लाइटिंग विद द लैंप के नाम से जानते हैं, इसको हमारे इंडिया में और किस नाम से जाना जाता है? ये जगत जननी है, जिसको हम जगत जननी माँ बोल सकते हैं, हमारे नर्सिंग की, हमारे नोबल प्रोफेशंस की। इनने एक बार बार हुआ था, सोल्जर वार, उस टाइम पर इसको लाइटिंग विद द लैंप इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने लैंप के सहारे बहुत सारे मरीजों की केयर की थी सेकेंड वर्ल्ड वार की टाइम, इसलिए इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहते हैं। लेकिन हमारी इंडिया में इसको और किस नाम से जाना जाता है? देखिए आप ऑप्शंस, डॉक्टर लक्ष्मी राणा, डॉक्टर ज्योति तिवारी, सरोजनी नायडू एंड अंगूरी सिंह। बताइए हमारे पूरे भारत में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अंगूरी सिंह की अगर हम बात करें तो ये हमारी एक्स रजिस्ट्रार रही हैं एमपी एनआरसी की। एक्स रजिस्ट्रार ऑफ एमपी एनआरसी, ठीक है, ये हमारी एक्स रजिस्ट्रार है एमपी एनआरसी की, ठीक है। डॉक्टर ज्योति तिवारी भी नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन ए एंड सी। नहीं, डॉक्टर लक्ष्मी राणा भी नहीं, सरोजनी नायडू, इज द राइट आंसर। ओके, सरोजनी नायडू को ही हम कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यदि मध्य प्रदेश की, यदि आपको पूछें कि मध्य प्रदेश की फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, तो वो कौन है? सरोजनी नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको इवन नॉर्सेट में भी पूछा जा सकता है, एमपीसीएचओ में पूछ सकता है, एचजीपीजीआई चंडीगढ़ में पूछ सकते हैं, जिपमर में पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यदि आपसे पूछते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज, तो आपका आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। ओके, नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखिए आप, अब यहां पे बोला हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड्स टू बी स्टार्टेड ऑन। हमने कहा है यहां पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड्स टू बी स्टार्टेड ऑन। अब हम ओसीपी, जिसको हम आप ओसीपी भी कह सकते हैं, ओसीपी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर आप इसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कह सकते हैं। ये एक फैमिली प्लानिंग का मेथड्स है। आपको इसको कब स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए आप एक पिक्चर्स भी देख पा रहे हैं, जिसको आप माला डी के नाम से जानते हैं, माला एन के नाम से आप जान सकते हैं। अभी करंट में छाया करके भी अभी ये टेबलेट आने लगा है, ये सब। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी माउथ के द्वारा ली जाने वाली पिल्स को हमको कब स्टार्ट कर देना है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपको यहां पर दो कलर में दिख रही हैं। जो आपको रेड कलर की टोटल, मैं आपको बता दूं कि देखिए माला डी एंड माला एन। ये डी किसको इंडिकेट करता है? सोप यानी दुकान। तो ये जो मिलेगा आपको सोप पर मिलेगा, माला डी सोप में मिलता है, दुकान पर मिलता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन माला एन मतलब आपको मिलेगा निःशुल्क या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये अवेलेबल होगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको माला एन डिनोट कर रहा है कि ये निःशुल्क है। ये डी फॉर दुकान, तो ये आपको पैसे में मिलेगा, सोप पर्स मिलेगा, सोप पर्स अवेलेबल है। माला एन निःशुल्क। जितने भी हमारे गवर्नमेंट्स के पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, जिसको आजकल हम HWC के नाम से जानते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आंगनवाड़ी में मिलेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो ये आपको
टोटली जो सप्लाई होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन गवर्नमेंट के सेंटर्स में आपको मिलेंगी। लेकिन माला डी आपको शॉप पर मिलेगा, ठीक है। छाया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होगा गवर्नमेंट के सेंटर्स पर। अब मैं बात करूं यदि आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, ठीक है, तो ये कितने 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक है। ये जो साइकिल होगा बच्चों 28 डेज का साइकिल होता है पूरे साल में, यानी 1 ईयर में यदि हम बात करें तो टोटल जो एमसी हो सकती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल 13 हो सकते हैं पूरे 1 ईयर में। तो माला डी ले लें या एन ले लें, इसमें भी टोटल 28 टेबलेट्स होंगी जो आपको लेना होगा, ठीक है। अब इसमें 7 जो टेबलेट होंगी, हमने बोला रेड या पिंक कलर की, वो किसकी होगी बच्चों, आयरन की। लेकिन बाकी की जो 21 जो टेबलेट हैं वो होगी आपकी हार्मोनल टेबलेट। अब ये टोटल मिलाकर कितनी हो गई हैं 28। तो ये 28 जो टेबलेट हैं हमको कब स्टार्ट, इसमें देखिए 7 जो आयरन की है वो हमने क्यों स्टार्ट की है 7, इसमें क्यों डाला है 7 टेबलेट, क्यों कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड लेडी एडोलेसेंट गर्ल या कोई भी वुमेन्स जो होंगी उनका ब्लड लॉस होता है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम आयरन की टेबलेट्स भी इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ऐड करते हैं, ठीक है। आप सपोज ये आपकी इस टाइप्स में टेबलेट्स होंगी तो आपको इसमें भी एक डायरेक्शन है, ये जो आपका टेबलेट्स है 3, 3, 6, 7 ऐसे करके और भी 2 रो होंगी, तो आपको यहाँ पर इस वे में ऐसे एरो लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है कहीं से भी निकाल के खाना है। यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जस्ट उसके नीचे जाना है, फिर ऐसे आपको लेना है, फिर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ऐसे जाना है। तो दिस इज़ द वे हाउ टू टेक द OCP या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके। या फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमको स्टार्ट कर देना है, या फिर 3rd डे, या 7th डे, या फिर 5th डे, विच इज द राइट आंसर? सो ये आपका जो आंसर होगा बच्चों ओनली फर्स्ट डे या 24 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशंस या विद इन 24 आवर्स मेंस्ट्रुएशंस आपको ये ओसीपी का टैबलेट लेना होगा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जैसे ही आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस समय आपको ओसीपी लेना है। लेकिन टेक योर फर्स्ट पिल्स, अब आपको लेना है फर्स्ट पिल्स का बोला है, देखिए आपको फर्स्ट पिल्स मतलब फर्स्ट टैबलेट ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ योर एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो आपको लेना है फर्स्ट 24 आवर्स एमसी में लेना। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके। आप यहां पर देखिए विच बेबीज आर एट हायर रिस्क, सॉरी विच बेबीज आर एट हायर रिस्क टू हैव हाइपोथर्मिया और साइलेंट किलर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोथर्मिया को हम अदर नाम में साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो विथ बेबी विद द कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज या फिर लो बर्थ वेट बेबीज, हेल्थी बेबी विच इज द राइट आंसर, या 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। हमने बोला यहाँ पर बच्चों कि हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम क्या है बच्चों? साइलेंट किलर। तो सबसे ज़्यादा हाइपोथर्मिया के जो पेशेंट है या साइलेंट किलर के जो पेशेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा हायर रिस्क किस में देखने को मिलेगी बताइए आप? या 1 साल का बच्चा है उसमें मिलेगी, या हेल्थी बेबी होगा उसमें मिलेगा, या फिर बच्चे का लो बर्थ वेट बेबी है। लो बर्थ वेट मीन्स मतलब बर्थ के टाइम पर जो आपका बेबी है, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पर जो बेबी का वेट है वो लेस देन 2.5 kg है, तो फिर हम उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? LBW, लो बर्थ वेट बेबी, या फिर बेबी विथ एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, विच इज द राइट आंसर? नाम से क्लियर है, लो बर्थ वेट बेबी। तो आपका जो आंसर है बच्चों लो बर्थ वेट बेबी इज द राइट आंसर। ओके, सो आप देखेंगे लो बर्थ वेट बेबी, जो बच्चे का वेट कम होता है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है
हाइपोथर्मिया के या साइलेंट किलर के। बहुत ज़्यादा रिस्क होती हैं कि उनको हाइपोथर्मिया हो, या फिर साइलेंट किलर के नाम से भी हम जानते हैं। The nurse is aware that the most common assessment finding in a child with ulcerative colitis। देखिए यहाँ पर पेशेंट्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मतलब कोलोन में अल्सर है, तो हमको क्या करना है, नर्स अवेयर है कि ऐसा मोस्ट कॉमन ऐसा कौन सा असेसमेंट करेगी पेशेंट का जिससे वो पता लगा पाएगी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। फर्स्ट, intense abdominal cramps, second profuse diarrhea, third anal fissures and fourth abdominal distension, which is the right answer। या abdominal cramps हो रहे हैं बेबी को तो उससे पता लगा पाएगी कि उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है, पेशेंट्स को डायरिया हो रहा है तो या एनल फिशर्स हैं या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, टेंडरनेस है। या तो बच्चों देखिए हमने बोला कोलोन, कोलाइटिस मीन्स कोलोन में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हुआ है, साथ में उसमें अल्सर हो गए, तो क्या होगा, जब आपकी आंतें काम नहीं करेंगी या इंटेस्टाइन काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, ये होगा बच्चों आपका प्रोफ्यूज डायरिया। अंडरस्टूड। तो ये क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम कैरी ऑन करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।